मोहब्बत या नफरत भागचार। आर्यन जल्दी से उठ खड़ा हुआ और सुहानी को ढूंढने लगा। वह सबसे पहले कमरे से बाहर निकला, किचन गया, लेकिन किचन में कोई नहीं था। और तुरंत किचन से बाहर आकर घर से हॉल और पूरी हवेली, बाकी सारी जगहों पर उसे ढूंढने लगा। और बाहर आकर गार्डन में भी सब जगह पर देखने लगा, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिली। सुहानी को लेकर बहुत परेशान होने लगा। वो हॉल में खड़े होकर अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोला, कहाँ चली गई है ये लड़की? पीछे कुछ दिनों में मेरी शादी है और अगर इसने ऐसी कोई हरकत कर ली तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी उसकी नज़र स्टोर रूम के आधे खुले दरवाजे पर गई। स्टोर रूम के अंदर से रोशनी आ रही थी। उसने स्टोर रूम की ओर देखते हुए कहा, यह स्टोर रूम की लाइट क्यों जल रही है और स्टोर रूम का दरवाज़ा किसने खुला छोड़ दिया है? अपने मन में ये बात सोचते हुए वो आगे बढ़ा और उसने जैसे ही स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि सुहानी वहीं एक चटाई पर सिर सिकुड़कर बैठी हुई थी और लगातार रोने की वजह से उसकी आंखें बहुत सूज गई हैं। वह स्टोर रूम के अंदर आया और उसने तेज आवाज में पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सुहानी ने आर्यन की आवाज़ सुनकर अपनी नज़र ऊपर उठाई। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसकी आंखें लाल थी और बहुत उदास लग रही थी। लेकिन आर्यन को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। वह आगे आया और सुहानी का हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम्हें टाइम नहीं दिख रहा है? 12:30 हो गए हैं और तुम अभी तक रूम में क्यों नहीं आई? पता है ना, तुम्हें रोज रात को मेरे पास मेरे कमरे में आना होता है। सुहानी ने आर्यन की बात सुनकर अपनी नजरें नीचे झुका ली और कुछ नहीं बोली। आर्यन आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने लगा और कहा, चलो उठो, मेरे रूम में आओ। सुहानी ने उसका हाथ छुड़ाते हुए कहा, क्यों चलूं मैं आपके रूम में? मैं तो बस यहाँ एक नौकरानी की हैसियत से हूँ ना, इसीलिए अब मैं आपके रूम में नहीं जा सकती, क्योंकि जिसके लिए आप मुझे कमरे में बुला रहे हैं वो नौकरानी का काम नहीं होता। वैसे भी अब आपकी शादी होने वाली है तो अब आपको मुझसे दूर ही रहना है। आर्यन उसे घूरते हुए बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम? चुपचाप चलो रूम में। और अगर कोई नखरे दिखाने की कोशिश की तो सुहानी ने उसकी बात काटते हुए कहा, अब आपको मुझसे दूर ही रहना चाहिए। आपकी माँ ने बोल दिया है कि अब आपकी दूसरी शादी होने वाली है तो मैं आपके आसपास न जाऊं, इसीलिए जाइए आप यहाँ से। आर्यन उसके करीब आया और उसके गालों को दबोचते हुए बोला, फालतू की बकवास बंद करो और चलो, मुझे तुम्हारी ये सब बकवास नहीं सुननी है। उसने सुहानी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए ले जा रहा था कि सुहानी अपने जगह पर रुक गई और उसने दरवाजे को पकड़ लिया। वो आर्यन के साथ जाना नहीं चाहती थी। इससे पहले कि सुहानी और कुछ बोल पाते, आर्यन ने उसे अपने कंधे पर उठा लिया और जबरदस्ती अपने कमरे में ले गया। सुहानी उसके कंधे से उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आर्यन ने उसे नहीं उतारा। सुहानी को अपने कमरे में लेकर आने के बाद उसे कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और उसे बिस्तर पर पटकते हुए कहा, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करोगी और हर रात इसी तरह से तुम मेरे साथ हम बिस्तर होगी, सुना तुमने? सुहानी ने आर्यन को घूरते हुए कहा, लेकिन आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते और आपका परिवार तो मुझे इस घर की बहू नहीं मानता, तो फिर आप इस तरह हर रोज मेरे साथ ये पति पत्नी वाला संबंध क्यों बनाते? क्यों हर रात ही मेरी याद आ जाती है आपको? आर्यन आगे बढ़ा और सुहानी के गालों को दबाते हुए बोला, क्योंकि तुम्हें मैं इसीलिए यहाँ पर लेकर आया हूँ और मैं ये सब तुम्हारे साथ तब तक करता रहूँगा जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती, मेरी असली बीवी मेरे घर नहीं आ जाती। सुना तुमने? ये कहकर आर्यन अपनी शर्ट की बटन खोला और शर्ट उतार दी और सुहानी के बिल्कुल पास आकर उसके होठों पर
रखकर जबरदस्ती उसे किस करने लगा। आर्यन जबरदस्ती सुहानी के होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करता जा रहा था। उसने धीरे धीरे सुहानी की कमर को अपने हाथों से छुआ, उसके पूरे शरीर पर अपने हाथ को इधर उधर करते हुए उसके और भी ज्यादा नजदीक जाने लगा। सुहानी अपनी आंखें कसकर बंद किए हुए थी और जैसे जैसे वह आर्यन के हाथों को अपने जिस्म पर महसूस कर रही थी, उसके दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। आर्यन उसे और ज्यादा तकलीफ देने के लिए उसके साथ और भी ज्यादा रूखा व्यवहार कर रहा था। उसने सुहानी के दोनों हाथों को कसकर अपने हाथों में जकड़ लिया था और वह सुहानी के बिल्कुल नजदीक आकर उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ाने लगा। जैसे जैसे वह सुहानी के गर्दन पर दांत गड़ा रहा था, सुहानी के चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। सुहानी बस चुपचाप उस दर्द को सह रही थी और तभी आर्यन ने सुहानी के चेहरे की तरफ देखा और उसकी आंखों में निकल रहे आंसू को देखकर वह उसकी गर्दन पर अपने हाथ रखते हुए बोला, अभी तो मैंने कुछ करना शुरू भी नहीं किया और तुम्हारे ये मगरमच्छ वाले आंसू बहना शुरू हो गया। तुम्हारे जैसी नौटंकीबाज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी और तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैं जबरदस्ती और पहली बार तुम्हारे साथ ये सब कर रहा हूँ। सुहानी उसकी बात सुनकर बस उसे घूरते हुए देख रही थी और तभी आर्यन ने उसे बिल्कुल नजदीक जाकर उसके दोनों पैरों को एक दूसरे से अलग किया। अपने कमर पर उसके दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए उसकी तरफ झुका। सुहानी ने आर्यन की तरफ से अपनी नजरें हटाई और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। आर्यन ने धीरे धीरे पूरी तरह सुहानी के ऊपर आ गया। सुहानी के माथे पर पसीना देखकर आर्यन बिना कुछ सोचे समझे पूरे जोश से उसके नजदीक चला गया। सुहानी उस दर्द को सहते हुए गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बस किसी तरह से खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो जितना ज़्यादा रोएगी आर्यन उसे उतना ही ज़्यादा दर्द देगा। वो आर्यन के चेहरे की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे को देखकर साफ साफ समझ आ रहा था आर्यन उसे कितनी तकलीफ में देखकर खुश हो रहा है। आर्यन उसे सुहानी की ओर और भी ज़्यादा दर्द देने के लिए अपनी स्पीड और ज़्यादा बढ़ा दी और वो और ज़्यादा जोर से उसे टॉर्चर करने लगा। सुहानी जितना हो सकता था उसने दर्द को सहने की कोशिश की, लेकिन जब आर्यन ने अपने टॉर्चर को और बढ़ाया, सुहानी उसे और बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसके मुंह से तेज चीख निकली। उस चीख सुनकर आर्यन ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी चीखें सुनकर मुझे कितना सुकून मिलता है मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। तुम इसी लायक हो और जब तक तुम यहाँ पर रहोगी तुम्हें इसी दर्द को हर रोज सहना होगा। यही तुम्हारी सजा है। इतना बोलकर वो सुहानी को और भी ज्यादा दर्द देने लगा और सुहानी की रोती रोती सिसकियां बन गई और उसके मुंह से जो आवाजें निकल रही थी उसे सुनकर आर्यन खुश होते जा रहा था। थोड़ी देर बाद आर्यन पूरी तरह से संतुष्ट हुआ और वहीं सुहानी के ऊपर ही लेट गया। सुहानी के दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो गई थी। वो पूरी तरह से थक गई थी और उसके आंसुओं ने उसके पूरे चेहरे को भिगा रखा था। उसमें अब इतनी ज्यादा ताकत नहीं बची थी कि वह कुछ भी आर्यन से कह पाए और आर्यन भी अब पूरी तरह से संतुष्ट हो गया था और वह सुहानी के सीने पर ही अपना सिर रखकर कुछ देर लेटा रहा। काफी देर बाद जब आर्यन वापस सामान्य हुआ तो उसने उठकर अपने कपड़े पहने। तभी उसके दिमाग में अपनी माँ की बात याद आई और उसने सुहानी की तरफ देखा। वो बेड पर आधी बेहोश सी पड़ी थी। उसके कपड़े वहीं बिस्तर के आसपास बिखरे हुए थे। उसने नीचे झुककर उसके कपड़ों को उठाकर सुहानी के ऊपर फेंकते हुए कहा, अपने कपड़े पहनो और जाओ यहाँ से। सुहानी ने जैसे ही आर्यन की ये बात सुनी वो उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी और तभी आर्यन उसके करीब आकर उसके गालों को दबाते हुए बोला, ऐसा क्या देख रही हो मुझे? मेरा काम हो गया, अब चुपचाप अपने कपड़े पहनो और उठकर जाओ यहाँ से। अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। सुहानी उसकी बात सुनकर बेड से उठी
उसके बदन की तरफ देखा। उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और आर्यन वहीं सोफे पर बैठकर सिगरेट पीने लगा। सुहानी पूरे बदन में इतना दर्द हो रहा था कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी और आर्यन अपनी सिगरेट पीते हुए उसकी तरफ देख रहा था। सुहानी धीरे से बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। आर्यन ने उसे जिस तरह से आज टॉर्चर किया था, उसके बाद उसका खड़ा हो पाना भी मुश्किल लग रहा था। और सुहानी आर्यन की तरफ देखते हुए अपने मन में बोली, ये क्या हो रहा है मुझे? मैं खड़ी क्यों नहीं हो पा रही हूँ? उसने अपने सिर को पकड़ा और दोबारा उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। वहीं जमीन पर गिर गई और उसे अपने हाथों को कसकर मुट्ठी बांधते हुए कहा, शायद सुबह तक मेरा दर्द कम हो जाता, लेकिन मैं अब इसी वक्त यहाँ से स्टोर रूम तक कैसे जाऊं? सुहानी ये बात बोल ही रही थी और तभी आर्यन उठ खड़ा हुआ और तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, मैं यहाँ पर तुम्हारी नौटंकी देखने के लिए नहीं बैठा हूँ। चलो उठो और जाओ यहाँ से, वरना अगर माँ ने तुम्हें यहाँ मेरे कमरे से निकलते हुए देख लिया तो तुम जानती हो क्या होगा। सुहानी आर्यन की बात सुनकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। उसके आंखों में आंसू भरे हुए थे और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़े होने की कोशिश करने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आर्यन की तरफ देखते हुए अपने मन में बोली, क्या मैंने सच में सारी हदें पार कर दी आज? वह तो उठ भी नहीं पा रही है। आर्यन सुहानी की तरफ देख रहा था। वह अपने हाथ में पड़ी हुई सिगरेट को बुझाया और धीमी आवाज में बोला, इसे सुबह तक तो यहाँ रुकने नहीं दे सकता, वरना इसके साथ साथ माँ मुझे भी डांटेगी। इसे मुझे वापस छोड़ कर आना होगा। इतना बोलकर आर्यन आगे बढ़ा और सुहानी ने जैसे ही आर्यन को अपने करीब आते हुए देखा, वो घबराई और वो लड़खड़ा कर वहीं पर गिर गई। और आर्यन को अपने करीब आते देखकर सुहानी सोचने लगी कि शायद वो फिर से उसे इसी तरह से टॉर्चर करने के लिए आ रहा है। लेकिन आर्यन ने नीचे झुककर उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यहाँ पर मेरे कमरे में रुकने नहीं दे सकता, चाहे तुम जितनी भी नौटंकी कर लो। सुहानी आर्यन की तरफ हैरानी से देखने लगी और आर्यन ने सुहानी की इसी तरह अपनी गोद में उठाकर सीधे स्टोर रूम की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकला, उसने इधर उधर देख कर देखा कि कहीं उसकी माँ आसपास तो नहीं। वह तेजी से अपने कमरे से बाहर निकला और उसी तरह अपनी गोद में उठा कर ले जाते हुए वह सीधे स्टोर रूम के बाहर रुका। उसने स्टोर रूम का दरवाजा खोला, सुहानी को अंदर ले गया, उसे वहीं जमीन पर लिटा दिया और बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गया। सुहानी दर्द में थी, लेकिन वह स्टोर रूम में पहुंचकर जैसे मानो अपना सारा दर्द भूल गई। स्टोर रूम में ही उसने एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ था और उसके मंदिर में शिव जी की तस्वीर रखी हुई थी। उस तस्वीर के सामने उसने अपने हाथों को जोड़ते हुए कहा, शिव जी, क्या आपने बस इसी तरह का मेरा भविष्य सोचा है? क्या मैं इस घर में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कर्मों के लिए हूँ? क्या मुझे कभी कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी? आखिर क्यों आपने मेरी किस्मत में इतने गम लिखे हैं? क्यों शिव जी, क्यों? सुहानी इतना बोलते हुए रोने लगी और रोते रोते ही उसकी आंख लग गई। अगले दिन सुबह जब उठी तो उसका बॉडी पेन काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था और वो वापस अपने हमेशा की तरह अपने कामों में लग गई। इसी तरह धीरे धीरे कुछ दिन गुजर गए, लेकिन सुहानी की जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आया। एक दिन सुबह जब वो उठी तो उसने देखा कि घर में बड़ी हलचल है और सब तरफ इधर उधर काम करने के लिए कई सारे नौकरों को बुलाया गया है, जो घर के बाकी सारे काम कर रहे हैं। वह सब देखकर सुहानी सच में हैरान हो गई कि आखिर ये सब हो क्या रहा है।
और तभी अपनी सास के मुंह से ये बात पता चली कि अगले दिन आर्यन की मंगनी है। सुहानी ने जैसे ये बात सुनी, सुहानी का दिल चकनाचूर हो गया और वो मानो पूरी तरह से टूटकर बिखर गई। सुहानी अपने ही पति की मंगनी की तैयारियों को देखकर ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आर्यन को किस तरह से समझाए और इस शादी को रोके, क्योंकि वो अपने ही सामने अपनी सौतन को इस घर में आते हुए नहीं देखना चाहती थी। लेकिन वो भी मजबूर थी, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। और वो रात को जब वापस स्टोर रूम में पहुंची तो उसने अपने सिर को पकड़ते हुए कहा, हे भगवान, मैं क्या करूं? किस तरह से इस मकनी को रोकूं? मैं जानती हूँ ये लोग झूठ बोलकर शादी कर रहे हैं। अगर लड़की वालों को ये बात पता चल जाए कि आर्यन पहले से ही शादीशुदा है और मैं उसकी पहली पत्नी हूँ तो शायद वो लोग कभी भी इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे। सुहानी ये सारी बातें सोच रही थी और तभी उसने अपने हाथों की कसकर मुट्ठी बांधते हुए कहा, लेकिन मैं कैसे उन लोगों को ये बात बता पाऊंगी, क्योंकि मुझे तो ना ही उस लड़की के बारे में कुछ पता है, ना ही उसके घर वालों के बारे में। आखिर मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी करके उस जगह पर जाना होगा जहां पर कल बाकी घर वाले मंगनी के लिए जा रहे हैं। अगर मुझे वहां जगह पता चल गई तो मैं छिप छिपा कर वहां जा सकती हूँ। रात को रोते हुए भगवान से सुहानी ने ये सारी बातें बोल रही थी और जैसे तैसे उसने रात को काटा। पूरी रात उसे नींद नहीं आई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।